इस ऐतिहासिक नुकसान को दूर करने की जरूरत को पहचाना। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे सकारात्मक कार्रवाई भी कहते हैं, ताकि आदिवासी समुदायों का उत्थान हो सके और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। आरक्षण नीति आदिवासियों को शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर देने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था कि शिक्षण संस्थानों, सरकारी नौकरियों और विधानसभाओं में उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित करके बराबरी का मौका दिया जाए। ये नीति इस बात को मानती थी कि ऐसी सकारात्मक कार्रवाई के बिना आदिवासी समुदाय पीछे रह जाएंगे। उम्मीद थी कि आरक्षण से आदिवासियों और दूसरे ज्यादा सुविधा प्राप्त समुदायों के बीच की खाई कम होगी। आरक्षण नीति पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। जहां बहुत से लोगों ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम माना, वहीं कुछ ने इसकी आलोचना उल्टे भेदभाव के रूप में की। हालांकि भारत सरकार इस नीति पर कायम रही, यह तर्क देते हुए कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना और आदिवासियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करना जरूरी है। इन वर्षों में आरक्षण नीति पर कई बहसें, अदालती मामले और संशोधन हुए हैं। आरक्षण नीति के पीछे अच्छे इरादे होने के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि यह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कम पड़ गई है। आदिवासी समुदायों को अभी भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व अब भी बहुत कम है। ऐसा कई कारकों के जटिल मेलजोल के कारण है, जिसमें अपर्याप्त कार्यान्वयन, सामाजिक भेदभाव और प्रणालीगत समस्याएं शामिल हैं, जो उनकी प्रगति में बाधा डालती है। भारतीय संविधान सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण का आदेश देता है। इसका मतलब है कि इन संस्थानों में 7.5% सीटें सिर्फ आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि यह आरक्षण कोटा कागज पर मौजूद है, हकीकत यह है कि इनमें से कई सीटें खाली रह जाती हैं। इसका एक कारण आदिवासी समुदायों के बीच आरक्षण नीति के बारे में जागरूकता की कमी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन गहरी प्रणालीगत समस्याओं को दर्शाता है जो आदिवासी छात्रों को कम उम्र से ही अच्छी शिक्षा हासिल करने से रोकती है। जब आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने में कामयाब हो भी जाते हैं, तब भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई आदिवासी छात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और हो सकता है कि उन्हें ज्यादा सुविधा प्राप्त समुदायों के अपने साथियों जैसी शिक्षा न मिली हो। इससे पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं और आदिवासी छात्रों में पढ़ाई छोड़ने की दर ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा आदिवासी छात्रों को अक्सर शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें और अलग थलग कर सकता है और उनकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। मेडिसिन, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इस अंतराल के कई कारण हैं। आदिवासी छात्रों के पास अक्सर अच्छी कोचिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं होते हैं, जो इन क्षेत्रों में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता अक्सर आदिवासी छात्रों को इन करियर के रास्तों पर चलने से हतोत्साहित करती है, जिससे लगता है कि ये क्षेत्र उनके लिए नहीं है। आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियां शिक्षा और रोजगार से कहीं आगे तक फैली हुई है। आदिवासी जीवन के कई क्षेत्रों में प्रणालीगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते रहते हैं। उन्हें अक्सर स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। जमीन का अलगाव आदिवासी समुदायों को परेशान करने वाला एक और बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों का अपनी जमीन से गहरा संबंध है, जो न केवल आजीविका का स्रोत है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का भी एक अभिन्न अंग है। आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद विकास परियोजनाओं, खनन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीनों से विस्थापित किया जाता रहा है। ये विस्थापन न केवल उनकी आजीविका छीन लेता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक ताने बाने को भी बाधित करता है। आदिवासियों का अपनी जमीनों से जबरन विस्थापन
अक्सर हिंसा, धमकी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ होता है। भारत सरकार ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून और नीतियां बनाई हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन कमजोर बना हुआ है। नीति और व्यवहार के बीच अक्सर एक दूरी होती है। भ्रष्टाचार, नौकरशाही, उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी अक्सर इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है, जिससे आदिवासी समुदाय शोषण और दुर्व्यवहार की चपेट में आ जाते हैं। आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो केवल आरक्षण के प्रावधान से आगे जाता है। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन वे कोई जादू की गोली नहीं है। एक ज्यादा समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है, जो आदिवासी हाशिए पर जाने के मूल कारणों को संबोधित करे और उन्हें अपने विकास के सक्रिय एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाए। इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू सभी आदिवासी बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर से ही अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे में निवेश करने, योग्य शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। छात्रवृत्ति, वजीफा और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने से आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा की वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू आदिवासियों के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना है। यह उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देकर और ऋण और बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर किया जा सकता है। आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लें जो उनके जीवन और आजीविका को प्रभावित करती है। आदिवासी संस्कृति और भाषा को पहचानना और संरक्षित करना भी उनके समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। अंततः आदिवासियों के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण और मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। इसमें गहरे पूर्वाग्रहों को चुनौती देना, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना और एक ऐसा समाज बनाना शामिल है जहां आदिवासियों के साथ सम्मान और गरिमा का